तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। ये यूपीएससी, पीसीएस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम डिटेल में वैदिक सभ्यता के बारे में तो नहीं जानेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे मिल जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ उसकी राजनीतिक व्यवस्था का टॉपिक है कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो पहले हम इसे पढ़ लेंगे और उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। इस समय के समाज अधिकतर पितृसत्तात्मक थे और सबसे बड़ा पुरुष परिवार का मुखिया होता था। परिवार राजनीतिक संगठन की एक बुनियादी इकाई थी और इसे कुल कहा जाता था। ऐसे अनेक परिवारों के एकत्रित होने से ग्राम अथवा गांव का निर्माण होता था। ग्राम प्रधान गांव का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होता था, जिसे ग्रामणी कहा जाता था। यहाँ पे मैंने ग्रामीण लिखा है, लेकिन ये ग्रामीण नहीं, ग्रामणी होगा। ऋग्वैदिक युग में एक समुदाय को जन के नाम से भी जाना जाता था, जो प्रशासनिक स्तर में उच्चतम स्तर था। अब हम देखेंगे प्रशासन की कुछ संस्थाएं, यानी कि वैदिक काल में प्रशासन की कौन कौन सी संस्थाएं थी। तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ आ रहा होगा, ऐसा कुछ डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में यहाँ पे लिखा गया है जो भी है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट संस्था है प्रशासन की, उसका नाम है राजन। यानी कि वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल कह लो, इसकी जो फर्स्ट संस्था का नाम है, प्रशासन की संस्था जिससे कि यहाँ का शासन चलता था, उसका नाम है राजन। किसी समुदाय के मुखिया या जन को राजन कहा जाता था। लोग राजन को राजा के बजाय अपना रक्षक मानते थे। वैसे देखा जाए तो इस टाइम पे कोई राजा नहीं था, वास्तविक राजा नहीं था। ये लोग आपस में ही ऐसे समुदाय बनाते थे, संस्थाएं बनाते थे, और इन्हीं का जो हेड होता था उसको अपना रक्षक मानते थे। राजा तो नहीं मानते थे, लेकिन हाँ अपना रक्षक मानते थे। वो युद्ध से इनकी सहायता करता था और ये लोग बस उसका साथ देते थे युद्ध करने में। तो इसको उन्होंने, जो राजन है, इसको उन्होंने, तो इस राजन को इन्होंने अपना रक्षक माना। राजा नहीं मानते थे, ये इसको अपना रक्षक मानते थे। इस समय कोई वास्तविक राजा या उचित राज्य संरचना नहीं थी। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, इस टाइम पे कोई राजा नहीं था या फिर कोई ऐसी स्पेशल राज्य व्यवस्था नहीं थी। ये लोग अपना ग्रुप बनाते थे, अपना झुंड बनाते थे, और उसका जो सरदार होता था वो इनकी रक्षा करता था बाहरी युद्धों से। और इस टाइम पे अधिकांश युद्ध क्यों होते थे? पशुओं के लिए होते थे, पशुओं पर कब्जा करने के लिए। ये किसी क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं करते थे कि ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र तेरा है। ये लोग जो हैं पशुओं के लिए यहाँ पे युद्ध करते थे, ठीक है। ये युद्ध राजन ने अपने जन की ओर से लड़े थे। यानी कि जो राजन है वो अपने, जो उसके ग्रुप के सदस्य हैं, जो जनता है उसकी, उनके लिए वो युद्ध लड़ता था। सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी जो राजन को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती थी। राजन को दैनिक प्रशासन में एक पुरोहित द्वारा सहायता मिलती थी। इस समय राजा के पास सेना नहीं होती थी। इस टाइम पे जो राजन है, वैसे इसको राजा नहीं कहेंगे, राजन कहेंगे। राजा तो कोई रियल राजा यहाँ पे था नहीं, ये राजन था। लेकिन जो बुक्स वगैरह हैं, जो हमारी और टीचर ने हमें लिखाया है, क्योंकि ये मैंने कहीं यूट्यूब से नहीं लिया है, इंटरनेट से नहीं लिया है, ये हमारी क्लासेस होती है तो उनमें हमारी मैम ने हमको लिखाया था, तो वहाँ पे उन्होंने राजा भी लिखाया है और राजन भी लिखाया है। लेकिन रियलिटी में उस टाइम पे राजा नहीं होते थे, राजन को ही वो लोग राजा का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो पुरोहित जो है, सबसे ऊंचा दर्जा था पुरोहितों का यहाँ पे, और वही पुरोहित जो हैं राजा के साथ, यानी कि राजन के साथ युद्ध में भी जाते थे, और उसकी विजय के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने स्पेशली पूजा वगैरह करनी थी सिर्फ राजन की।
सुरक्षा और उसकी विजय के लिए। और वो युद्ध क्यों करते थे? ये लोग युद्ध करते थे पशुओं पर कब्जा करने के लिए। ठीक है। और इस टाइम पे राजन के पास कोई भी सेना नहीं होती थी। तो हमारी दूसरी सभा का नाम है विधाता। इसको विधाता भी कहते हैं और विदत भी कहते हैं। ये सबसे प्रारंभिक सभा थी, यानी कि फर्स्ट सभा यही थी, सभा या संस्था कह लो, जिससे कि वैदिक काल का क्या चलता था, प्रशासन चलता था, ऋग्वैदिक काल का प्रशासन चलता था। ठीक है। तो विदत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 122 बार हुआ था, इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण सभा प्रतीत होती है। इसका जो शब्द है विदत, ये बार बार इसमें क्या हो रहा था, ऋग्वेद में बार बार लिखा गया था, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि ये जो शब्द है, ये जो सभा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है। इस सभा का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष, सैन्य, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए निर्णय लेना था। तो ऋग्वेद की सभा में महिलाओं की भागीदारी के संकेत वैसे तो कम ही मिलते हैं, लेकिन जो ये विधाता विदत नाम की ये जो सभा है, इसमें महिलाओं की जानकारी, महिलाओं की भागीदारी का जिक्र जो है बार बार मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है समिति। ये भी एक तीसरी संस्था है यहाँ की। ये संस्था जो है निम्न संस्था, यानी कि छोटी संस्था थी, लेकिन इसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या अधिक थी, क्योंकि जन के सभी वयस्क स्त्री पुरुष इसके सदस्य थे। यानी कि जन एक समुदाय है इनका, वैदिक काल में इनका एक समुदाय था जन, और इस समुदाय के सभी बूढ़े स्त्री और पुरुष सारे इस संस्था के सदस्य थे। तो इसके सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। राजन समिति का प्रधान था। समिति की बैठक में राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी। राजन और राजा वैसे एक ही है, तो मैं इसीलिए इसको दो तरीके से बोल रही हूँ। तो जो राजा है वो समिति का प्रधान होता था, और समिति की बैठक में राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। राजा समिति के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ये रियलिटी में राजा नहीं है, ये सिर्फ राजन है, तो ये राजा है नहीं, तो इसीलिए इसके निर्णय ऐसा नहीं है कि हमको मानना ही मानना पड़ेगा जनता को। ये तो इन्हीं के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति था राजन। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि ये हमारी बात ना सुने, हमारी इच्छाओं का ध्यान ना रखे और हम पे अपनी मर्जी थोपे, क्योंकि ये राजा नहीं है, ये हमारे द्वारा ही चुना गया एक व्यक्ति है। तो इसीलिए समिति जो भी निर्णय करती थी अपनी प्रजा के बारे में, समिति जो भी निर्णय करती थी वो राजा को मानने ही पड़ते थे। और जो ये समिति है, ये राजा को उसके पद से हटा भी सकती थी और उसका चुनाव भी कर सकती थी। यानी कि राजा जो है समिति पर निर्भर रहता था। अतः स्पष्ट होता है कि राजा की निर्भरता सभा व समिति पर थी, क्योंकि ये जैसे हम लोग चुनते हैं अपने देश का शासक, वैसे ही ये लोग भी उस टाइम पे चुनते थे। तो ये कोई वैसा राजा नहीं है कि राजा का बेटा है तो राजा बन गया, या फिर राजवंश से है तो राजा बन गया। ये हमारे तरह ही एक नॉर्मल सा इंसान होता था और इसको हम लोग ही चुनते थे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ताकि आप ध्यान से पढ़ो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास सभा। ये हमारी नेक्स्ट यहाँ की संस्था है सभा। यह उच्चतर संस्था है। सभा के सदस्यों को सभ्य कहा जाता था। सभा के सदस्यों को सभ्य कहा जाता था। जन के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति इसके सदस्य होने के योग्य नहीं थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी समुदाय के सारे व्यक्ति इसके सदस्य बन जाएंगे। इसमें योग्यता छांटी जाती थी, इसमें योग्य व्यक्तियों को ही लिया जाता था, क्योंकि ये जो है छोटी संस्था थी, तो इसमें कुछ गिने चुने लोगों को ही रखा जाता था।
इसके सदस्यों की संख्या कम थी। यह योग्य व्यक्तियों व गुरुजनों की संस्था थी। सभा को नारिष्ट भी कहा जाता था। नारिष्ट इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें नारियां भाग लेती थी। अतः स्पष्ट है कि वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। वे कानून और परंपरा के विशेषज्ञ थे। सभा का प्रधान ईशान कहलाता था। सभा मुख्यतः व्यापारिक कार्य करती थी। यह राजा के निर्णयों को समाप्त भी कर सकती थी। यानी कि फिर से बात वही है कि राजा अगर कोई निर्णय ले रहा है, अगर इनको ये ठीक नहीं लग रहा अपने लिए, तो ये उसको समाप्त भी कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे कोई वैसा राजा था नहीं, ये इनके द्वारा चुना गया ही एक सदस्य था, इसको ये हटा भी सकती थी, तो इसीलिए कोई ऐसा वो नहीं था। और इनका काम एक और था। एक सभा का काम तो ये था कि ये जो है व्यापारिक कार्य करती थी, जो व्यापार वगैरह होते होंगे। नेक्स्ट इसका कार्य था लुटे हुए धन का वितरण करना। यानी कि हो सकता है ये कहीं आसपास से धन लूट के लाते होंगे, या फिर जो भी पशु वगैरह लाते होंगे तो उसका वितरण इन्होंने करना था। नेक्स्ट हमारे पास है अधिकारी। इसमें बहुत सारे अधिकारियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि पुरोहित हो गया, सेनानी हो गया, ग्रामीण हो गया, इस तरीके की। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। पुरोहित, ग्रामीण, सेनानी जैसे कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों ने राजन की सहायता की। सभी अधिकारियों में से पुरोहित का सबसे सम्मानजनक पद होता था। यह पद पुरोहित के पुत्र को ही विरासत में मिलता था। जैसे कि बाकी टाइम पे राजा होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसे यहाँ पे था नहीं राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन पुरोहितों के साथ ऐसा ही था कि पुरोहित है तो उसका बेटा पुरोहित ही बनेगा। ठीक है, यानी कि वो एक बड़ा सम्मानजनक पद है, तो उसके बेटे को ऑटोमेटिकली वो सम्मान मिलेगा, चाहे उसका काम कुछ खास है या नहीं, वो काम कुछ कर रहा है या नहीं, लेकिन उसको सम्मान मिलेगा। तो वही बात होगी कि पुरोहित का पुत्र ही पुरोहित बनेगा, विरासत में उसको ये मिलता था। पुरोहित को राजन का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था। पुरोहित ही मुख्य सलाहकार भी होता था। यानी कि पुरोहित की बात माननी है उसने, राजा ने पूजा वूजा भी करता होगा, तो आई थिंक धार्मिक रूप से राजन उस पर निर्भर होगा, तो यही उसका सलाहकार भी होता होगा। जब राजन युद्ध में जाते थे तो पुरोहित भी उनके साथ जाते थे, और कुछ पुरोहित जो है उनकी सुरक्षा और उनकी जीत के लिए प्रार्थना भी करते थे, यज्ञ भी करते थे। नेक्स्ट है ग्रामणी। यहाँ पे ऊपर मैंने ग्रामीण लिखा है, लेकिन ये ग्रामीण नहीं ग्रामणी है, ग्रामणी। तो ग्रामणी जो है वो ग्राम अधिकारी था और सेनानी की कमान के लिए जिम्मेदार था। ग्रामणी और सेनानी दोनों की भूमिका समान रूप से प्रभावशाली थी, और जब राजा शपथ लेता था तो इन दोनों को उपस्थित होना पड़ता था। राजन की सहायता के लिए कुछ अन्य प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं आप। प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक संरचना की मूल इकाई परिवार या कुल थी। कई परिवारों ने मिलकर एक ग्राम बनाया, कई ग्रामों ने मिलकर एक विश्व बनाया, विश्व ने मिलकर एक जन बनाया, जो कि प्रशासनिक स्तरीकरण में एक उच्चतम स्तर था। एक जन का नेतृत्व राजन करता था, जिसे लोगों का मुखिया व रक्षक कहा जाता था। सभा व समिति नामक दो संस्थाएं कई मामलों के संदर्भ में निर्णय लेने में राजन की मदद करती थी। सभा का गठन जनजाति के पुराने सदस्यों द्वारा किया जाता था, और समिति क्या थी, एक लोकसभा थी। तो ये लास्ट हमने निष्कर्ष देख लिया। जो ये विश्व वगैरह हैं, जन वगैरह हैं, ये लास्ट में छोटी छोटी लाइंस हैं, इसीलिए लास्ट में बताया गया है। अदरवाइज़ अगर इनके इनके अंदर भी कुछ बड़ा बड़ा लिखने के लिए होता तो वो ज़रूर पहले लिखाया जाता, लेकिन इनमें कुछ था नहीं शायद खास लिखाने के लिए, इसलिए ये लास्ट में दिए गए हैं। और ये हमारी क्लासेस होती है तो हमारी मैम ने हमें लिखाया था, इसलिए मुझे लगा मुझे आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए। यूट्यूब पे मैंने ये
वीडियोस में नहीं देखा था कहीं भी, तो इसीलिए मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और यही थी आज की वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड इसी तरीके के और भी टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर लो। एंड और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मैं कमेंट में अपनी यूपीआई आईडी दे दूँगी, आप वहाँ से कर सकते हो। बिकॉज़ अगर आप करना चाहो तो कोई वो नहीं है, लेकिन प्लीज़ अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करना। एंड आगे के टॉपिक्स मुझे बताना कि आपको कौन से टॉपिक्स देखने हैं, मैं ज़रूर उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। एंड आपके लिए और भी अच्छी क्वालिटी की वीडियो लेके आऊँगी। अभी तो कुछ है नहीं मेरे पास, मैं बस नोट्स बनाती हूँ, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले हम इसे पढ़ लेंगे और उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। इस समय के समाज अधिकतर पितृसत्तात्मक थे और सबसे बड़ा पुरुष परिवार का मुखिया होता था। परिवार राजनीतिक संगठन की एक बुनियादी इकाई थी और इसे कुल कहा जाता था। ऐसे अनेक परिवारों के एकत्रित होने से ग्राम अथवा गांव का निर्माण होता था। ग्राम प्रधान गांव का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होता था, जिसे ग्रामीण कहा जाता था। ऋग्वैदिक युग में एक समुदाय को जन के नाम से भी जाना जाता था, जो प्रशासनिक स्तर में उच्चतम स्तर था। अब हम देखेंगे प्रशासन की कुछ संस्थाएं, यानी कि वैदिक काल में प्रशासन की कौन कौन सी संस्थाएं थी। तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ आ रहा होगा, ऐसा कुछ डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में यहाँ पे लिखा गया है जो भी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट संस्था है प्रशासन की, उसका नाम है राजन। यानी कि वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल कह लो, इसकी जो फर्स्ट संस्था का नाम है प्रशासन की संस्था, जिससे कि यहाँ का शासन चलता था, उसका नाम है राजन। किसी समुदाय के मुखिया या जन को राजन कहा जाता था। लोग राजन को राजा के बजाय अपना रक्षक मानते थे। वैसे देखा जाए तो इस टाइम पे कोई राजा नहीं था, वास्तविक राजा नहीं था। ये लोग आपस में ही ऐसे समुदाय बनाते थे, संस्थाएं बनाते थे, और इन्हीं का जो हेड होता था उसको अपना रक्षक मानते थे। राजा तो नहीं मानते थे, लेकिन हाँ अपना रक्षक मानते थे। वो युद्ध से इनकी सहायता करता था और ये लोग बस उसका साथ देते थे युद्ध करने में। तो इसको उन्होंने, जो राजन है इसको उन्होंने, तो इस राजन को इन्होंने अपना रक्षक माना। राजा नहीं मानते थे ये, इसको अपना रक्षक मानते थे। इस समय कोई वास्तविक राजा या उचित राज्य संरचना नहीं थी। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, इस टाइम पे कोई राजा नहीं था या फिर कोई ऐसी स्पेशल राज्य व्यवस्था नहीं थी। ये लोग अपना ग्रुप बनाते थे, अपना झुंड बनाते थे, और उसका जो सरदार होता था वो इनकी रक्षा करता था बाहरी युद्धों से। और इस टाइम पे अधिकांश युद्ध क्यों होते थे? पशुओं के लिए होते थे, पशुओं पर कब्जा करने के लिए। ये किसी क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं करते थे कि ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र तेरा है। ये लोग जो हैं पशुओं के लिए यहाँ पे युद्ध करते थे, ठीक है। ये युद्ध राजन ने अपने जन की ओर से लड़े थे। यानी कि जो राजन है वो अपने, जो उसके ग्रुप के सदस्य हैं, जो जनता है उसकी, उनके लिए वो युद्ध लड़ता था। सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी जो राजन को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती थी। राजन को दैनिक प्रशासन में एक पुरोहित द्वारा सहायता मिलती थी। इस समय राजा के पास सेना नहीं होती थी। इस टाइम पे जो राजन है, वैसे इसको राजा नहीं कहेंगे, राजन कहेंगे। राजा तो कोई रियल राजा यहाँ पे था नहीं, ये राजन था। लेकिन जो बुक्स वगैरह हैं जो हमारी टीचर ने हमें लिखाया है, क्योंकि ये मैंने कहीं यूट्यूब से नहीं लिया है, इंटरनेट से नहीं लिया है, ये हमारी क्लासेस होती है तो उनमें हमारी मैम ने हमको लिखाया था, तो वहाँ पे उन्होंने राजा भी लिखाया है और राजन भी लिखाया है। लेकिन रियलिटी में उस टाइम पे राजा नहीं होते थे,
राजन को ही वो लोग राजा का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो पुरोहित जो है सबसे ऊंचा दर्जा था पुरोहितों का यहाँ पे, और वही पुरोहित जो हैं राजा के साथ यानी कि राजन के साथ युद्ध में भी जाते थे, और उसकी विजय के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने स्पेशली पूजा वगैरह करनी थी, सिर्फ राजन की सुरक्षा और उसकी विजय के लिए। और वो युद्ध क्यों करते थे? ये लोग युद्ध करते थे पशुओं पर कब्जा करने के लिए, ठीक है। और इस टाइम पे राजन के पास कोई भी सेना नहीं होती थी। तो हमारी दूसरी सभा का नाम है विधाता। इसको विधाता भी कहते हैं और विदत भी कहते हैं। ये सबसे प्रारंभिक सभा थी, यानी कि फर्स्ट सभा यही थी, सभा या संस्था कह लो, जिससे कि वैदिक काल का क्या चलता था, प्रशासन चलता था, ऋग वैदिक काल का प्रशासन चलता था, ठीक है। तो विदत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 122 बार हुआ था, इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण सभा प्रतीत होती है। इसका जो शब्द है विदत, ये बार बार इसमें क्या हो रहा था, ऋग्वेद में बार बार लिखा गया था, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि ये जो शब्द है, ये जो सभा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। इस सभा का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष, सैन्य, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए निर्णय लेना था। तो ऋग्वेद की सभा में महिलाओं की भागीदारी के संकेत वैसे तो कम ही मिलते हैं, लेकिन जो ये विधाता विदत नाम की ये जो सभा है, इसमें महिलाओं की जानकारी, महिलाओं की भागीदारी का जिक्र जो है बार बार मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है समिति। ये भी एक तीसरी संस्था है यहाँ की। ये संस्था जो है निम्न संस्था यानी कि छोटी संस्था थी, लेकिन इसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या अधिक थी, क्योंकि जन के सभी वयस्क स्त्री पुरुष इसके सदस्य थे। यानी कि जन एक समुदाय है इनका, वैदिक काल में इनका एक समुदाय था जन, और इस समुदाय के सभी बूढ़े बूढ़े स्त्री और पुरुष सारे इस संस्था के सदस्य थे। तो इसके सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। राजन समिति का प्रधान था। समिति की बैठक में राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी। राजन और राजा वैसे एक ही है, तो मैं इसीलिए इसको दो तरीके से बोल रही हूँ। तो जो राजा है वो समिति का प्रधान होता था, और समिति की बैठक में राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। राजा समिति के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ये रियलिटी में राजा नहीं है, ये सिर्फ राजन है, तो ये राजा है नहीं, तो इसीलिए इसके निर्णय ऐसा नहीं है कि हमको मानना ही मानना पड़ेगा जनता को। ये तो इन्हीं के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति था राजन। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि ये हमारी बात ना सुने, हमारी इच्छाओं का ध्यान ना रखे और हम पे अपनी मर्जी थोपे, क्योंकि ये राजा नहीं है, ये हमारे द्वारा ही चुना गया एक व्यक्ति है। तो इसीलिए समिति जो भी निर्णय करती थी अपनी प्रजा के बारे में, समिति जो भी निर्णय करती थी वो राजा को मानने ही पड़ते थे। और जो ये समिति है, ये राजा को उसके पद से हटा भी सकती थी और उसका चुनाव भी कर सकती थी। यानी कि राजा जो है समिति पर निर्भर रहता था। अतः स्पष्ट होता है कि राजा की निर्भरता सभा व समिति पर थी, क्योंकि ये जैसे हम लोग चुनते हैं अपने देश का शासक, वैसे ही ये लोग उस टाइम पे चुनते थे। तो ये कोई वैसा राजा नहीं है कि राजा का बेटा है तो राजा बन गया, या फिर राजवंश से है तो राजा बन गया। ये हमारे तरह ही एक नॉर्मल सा इंसान होता था, और इसको हम लोग ही चुनते थे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ताकि आप ध्यान से पढ़ो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास सभा। ये हमारी नेक्स्ट यहाँ की संस्था है सभा। यह उच्चतर संस्था है। सभा के सदस्यों को सभ्य कहा जाता था। सभा के सदस्यों को सभ्य कहा जाता था। जन के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक व्यक्ति इसके सदस्य होने के योग्य नहीं थे।
यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी समुदाय के सारे व्यक्ति इसके सदस्य बन जाएंगे। इसमें योग्यता छांटी जाती थी, इसमें योग्य व्यक्तियों को ही लिया जाता था, क्योंकि ये जो है छोटी संस्था थी तो इसमें कुछ गिने चुने लोगों को ही रखा जाता था। इसके सदस्यों की संख्या कम थी। यह योग्य व्यक्तियों व गुरुजनों की संस्था थी। सभा को नारिष्ट भी कहा जाता था। नारिष्ट इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें नारियां भाग लेती थी। अतः स्पष्ट है कि वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। वे कानून और परंपरा के विशेषज्ञ थे। सभा का प्रधान ईशान कहलाता था। सभा मुख्यतः व्यापारिक कार्य करती थी। यह राजा के निर्णयों को समाप्त भी कर सकती थी। यानी कि फिर से बात वही है कि राजा अगर कोई निर्णय ले रहा है, अगर इनको ये ठीक नहीं लग रहा अपने लिए, तो ये उसको समाप्त भी कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे कोई वैसा राजा था नहीं, ये इनके द्वारा चुना गया ही एक सदस्य था, इसको ये हटा भी सकती थी, तो इसीलिए कोई ऐसा वो नहीं था। और इनका काम एक और था। एक सभा का काम तो ये था कि ये जो है व्यापारिक कार्य करती थी, जो व्यापार वगैरह होते होंगे। नेक्स्ट इसका कार्य था लुटे हुए धन का वितरण करना। यानी कि हो सकता है ये कहीं आसपास से धन लूट के लाते होंगे, या फिर जो भी पशु वगैरह लाते होंगे तो उसका वितरण इन्होंने करना था। नेक्स्ट हमारे पास है अधिकारी। इसमें बहुत सारे अधिकारियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि पुरोहित हो गया, सेनानी हो गया, ग्रामीण हो गया, इस तरीके के। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। पुरोहित, ग्रामीण, सेनानी जैसे कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों ने राजन की सहायता की। सभी अधिकारियों में से पुरोहित का सबसे सम्मानजनक पद होता था। यह पद पुरोहित के पुत्र को ही विरासत में मिलता था। जैसे कि बाकी टाइम पे राजा होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसे यहाँ पे था नहीं राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन पुरोहितों के साथ ऐसा ही था कि पुरोहित है तो उसका बेटा पुरोहित ही बनेगा। ठीक है, यानी कि वो एक बड़ा सम्मानजनक पद है तो उसके बेटे को ऑटोमेटिकली वो सम्मान मिलेगा, चाहे उसका काम कुछ खास है या नहीं, वो काम कुछ कर रहा है या नहीं, लेकिन उसको सम्मान मिलेगा। तो वही बात होगी कि पुरोहित का पुत्र ही पुरोहित बनेगा, विरासत में उसको ये मिलता था। पुरोहित को राजन का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था। पुरोहित ही मुख्य सलाहकार भी होता था। यानी कि पुरोहित की बात माननी है उसने, राजा ने पूजा वूजा भी करता होगा, तो आई थिंक धार्मिक रूप से राजन उस पर निर्भर होगा, तो यही उसका सलाहकार भी होता होगा। जब राजन युद्ध में जाते थे तो पुरोहित भी उनके साथ जाते थे, और कुछ पुरोहित जो है उनकी सुरक्षा और उनकी जीत के लिए प्रार्थना भी करते थे, यज्ञ भी करते थे। नेक्स्ट है ग्रामणी। यहाँ पे ऊपर मैंने ग्रामीण लिखा है, लेकिन ये ग्रामीण नहीं ग्रामणी है, ग्रामणी। तो ग्रामणी जो है वो ग्राम अधिकारी था और सेनानी की कमान के लिए जिम्मेदार था। ग्रामणी और सेनानी दोनों की भूमिका समान रूप से प्रभावशाली थी, और जब राजा शपथ लेता था तो इन दोनों को उपस्थित होना पड़ता था। राजन की सहायता के लिए कुछ अन्य प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं आप। प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक संरचना की मूल इकाई परिवार या कुल थी। कई परिवारों ने मिलकर एक ग्राम बनाया, कई ग्रामों ने मिलकर एक विश्व बनाया, विश्व ने मिलकर एक जन बनाया, जो कि प्रशासनिक स्तरीकरण में एक उच्चतम स्तर था। एक जन का नेतृत्व राजन करता था, जिसे लोगों का मुखिया व रक्षक कहा जाता था। सभा व समिति नामक दो संस्थाएं कई मामलों के संदर्भ में निर्णय लेने में राजन की मदद करती थी। सभा का गठन जनजाति के पुराने सदस्यों द्वारा किया जाता था, और समिति क्या थी, एक लोकसभा थी। तो ये लास्ट हमने निष्कर्ष देख लिया। जो ये विश्व वगैरह हैं, जन वगैरह हैं, ये लास्ट में छोटी छोटी लाइंस है, इसीलिए लास्ट में बताया गया है। अदरवाइज अगर इनके
इनके अंदर भी कुछ बड़ा बड़ा लिखने के लिए होता तो वो ज़रूर पहले लिखाया जाता, लेकिन इनमें कुछ था नहीं शायद खास लिखाने के लिए, इसलिए ये लास्ट में दिए गए हैं। और ये हमारी क्लासेस होती है तो हमारी मैम ने हमें लिखाया था, इसलिए मुझे लगा मुझे आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए। यूट्यूब पे मैंने ये वीडियोस में नहीं देखा था कहीं भी, तो इसीलिए मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और यही थी आज की वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इसी तरीके के और भी टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर लो। एंड और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए मैं कमेंट में अपनी यूपीआई आईडी दे दूँगी, आप वहाँ से कर सकते हो। बिकॉज़ अगर आप करना चाहो तो कोई वो नहीं है, लेकिन प्लीज़ अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करना। एंड आगे के टॉपिक्स मुझे बताना कि आपको कौन से टॉपिक्स देखने हैं, मैं ज़रूर उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। एंड आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्वालिटी की वीडियो लेके आऊँगी। अभी तो कुछ है नहीं मेरे पास, मैं बस नोट्स बनाती हूँ, वही आपके साथ शेयर करती हूँ।